सुबह होते ही मैंने दीदी के घर कदम रखा तो जीजू ने मुझे देखकर राहत की सांस ली और कहा, दिया, अब तुम आ गई हो तो मेरी बहुत मदद होगी। दीदी के घर में मैं तेजी से सारी काम कर रही थी। मैं अब 22 साल की हो गई थी। दीदी की मानसिक स्थिति अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मैं उनके घर गई थी। दीदी और जीजू दोनों अकेले रह रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद दीदी मुझ में काफी खुश होने लगी। जीजू ने कहा कि जब से दीदी की मनोदशा खराब हुई है, तब से अब मैं उन्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिन और उनके साथ रहोगी तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक हालत ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं जीजू के घर रुकने को तैयार हो गई। दीदी की मानसिक अवस्था बहुत खराब थी। वह मुझे जीजू के पास बैठने देती थी और खुद मेरे पास बैठ जाती थी। अचानक दीदी ने जीजू से एक और अजीब डिमांड कर दी कि हमारे लिए एक जैसे कपड़े लाने को कह रही थी। जीजू ने उसका ये मन का काम तुरंत किया और कपड़ों की 2 जोड़ी एक रंग में लाए। दीदी के इस जिद के चलते कुछ और भी विचित्र होने वाला था, इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब हर रोज दीदी जिस ड्रेस को पहनती थी, वही ड्रेस वो मुझे पहनने को भी कहती थी। फिर एक दिन जब मैंने दीदी जैसा मैचिंग गाउन पहना हुआ था और किचन में काम कर रही थी, अचानक जीजू ने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मेरे गले पर हाथ फेरा और मैं उन्हें बताने लगी, मैं कुसुम नहीं, मैं दिया हूं। लेकिन तभी दीदी ने पीछे से कूदने की आवाज की। मुझे और जीजू को इतनी नजदीक देखकर दीदी बिना किसी फर्क के बच्चे की तरह ताली बजा रही थी। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि दीदी ऐसे बचकाना व्यवहार कर रही थी। सच में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तभी जीजू उनकी ओर दौड़ पड़े और उन्हें अपने कमरे में ले गए। जीजू अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे और उनका दीदी के प्रति सच में प्यार था या सिर्फ दिखावा, ये जल्द ही मेरे सामने आना था। कुछ देर बाद जब दीदी सो गईं, तब जीजू मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हें कुसुम समझा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी कुसुम को काम करते देख रहा हूं। मैंने जीजू से कहा, कोई बात नहीं, ये सब गलती से हुआ है। उस रात जब मैं दीदी के कमरे में थोड़ी बात करने गई, तब दीदी ने मुझसे छोटे बच्चों की तरह कुछ खेल खेलने को कहा। उस वक्त मैंने भी उनके साथ वो बचकाना व्यवहार अपनाया, क्योंकि मुझे पता था कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ अगर आप उसी तरीके से व्यवहार करें तो वो शांतिपूर्वक आपके साथ रह सकता है, नहीं तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने समझदारी से दीदी के साथ समय बिताया। हम खेल खेल रहे थे कि अचानक जीजू आ गए। उन्हें देखकर दीदी ने उन्हें भी हमारे बीच बैठा लिया। दीदी ने कहा, अब तुम दोनों को साथ में डांस करके दिखाना होगा। उनके बार बार कहने पर हमें डांस करना पड़ा। डांस करते समय ऐसा लग रहा था कि जीजू मुझ में ही खो गए हैं। वो डांस को बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे, इसलिए मैंने खुद उनसे थोड़ी दूरी बना ली। उस दिन दीदी ने मुझसे कहा कि मैं उनके करीब सोऊं। दीदी के इस बात के सामने जीजू भी कुछ नहीं बोले। वे मेरे कमरे में ही सो गए। रात में मुझे अचानक नींद खुली और मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए जब मैं अपने कमरे से बाहर गई तो जीजू सोफे पर सोते हुए दिखे। उनका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। उन्हें देखकर मुझे बहुत दया आई और दीदी पर मुझे जलन होने लगी, क्योंकि एक इतनी बुरी हालत में दीदी को इतना अच्छा पति मिला था। जीजू में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनकी पत्नी का सुख चला गया था। जीजू दीदी के लिए खुश नहीं थे और ये उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने पानी पीकर दीदी के कमरे में जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जब मैं 10 बजे जीजू का टिफिन तैयार करने के लिए किचन में गई तो जीजू भी मेरे पीछे आए और कहा, दिया, आज मेरे टिफिन बनाने की जरूरत नहीं है। अगले 4 दिन मैं छुट्टी पर हूँ, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे ऑफिस के काम के लिए विदेश जाना है। इसलिए मैंने तय किया कि अगले 4 दिन मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। जीजू का विचार अच्छा था और उस दिन से जीजू दिन भर अपनी कमरे में ही थे। दोपहर को वे बाहर आए और उनका चेहरा देखकर मैंने तुरंत टीवी बंद कर दिया और उनके पास बैठ गई। मैं पूछने वाली थी कि उन्हें क्या हुआ, तभी उन्होंने खुद ही कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, दिया, मुझे अब कुसुम की तबीयत की बहुत चिंता होने लगी है। मुझे डर है कि वो अब मुझे अपना पति भी भूल जाएंगी। मेरी जिंदगी से पत्नी का सुख पूरी तरह चला गया है। ये कहते हुए जीजू ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और उदास होकर बैठ गए।
उनकी मनोदशा समझते हुए मैंने सोचा कि अब दीदी के बाद जीजू की देखभाल करने वाली केवल मैं ही हूँ, इसलिए मुझे इस कमी को पूरा करना होगा। जीजू ने कहा, तुम दीदी के बाद इस घर में मेरी देखभाल करने वाली एकमात्र हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उनके इस बोलने पर मैंने सिर हिलाया। हर रात सोने से पहले जीजू दीदी के साथ थोड़ी देर उनके कमरे में बैठते थे और मुझे भी ये अच्छा लगता था। एक दिन जब दीदी ने फिर से छोटे बच्चों की तरह खेलना शुरू किया, तब मैं और जीजू आमने सामने बैठे थे। अचानक एक नए खेल का नाम अचानक से मुंह से निकल गया। मैंने कहा, चलो आज हम दिवसा जीजू और रात्रि कारभारी खेलते हैं। दीदी को तो मेरा ये बोलना समझ में नहीं आया, लेकिन वो नए कुछ सुनकर जैसे छोटे बच्चे की तरह ताली बजाने लगी। जीजू को मेरे बोलने का अर्थ समझ आ गया था और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। जीजू ने मुझसे दीदी के कमरे में पड़ी हुई पानी की बोतल भरने के लिए कहा। जब मैं पानी लेकर आई तो उन्होंने दीदी को उनकी दवाई दी। फिर हम दोनों उस कमरे से बाहर आ गए। मैं सोने अपने कमरे में जाने लगी, तभी अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं नीचे गिर गई। जैसे ही मैं गिरी, जीजू दौड़कर मेरे पास आए। जीजू ने मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैर पर आयोडेक्स लगाया। जैसे ही उनका स्पर्श मेरे पांव पर हुआ, उनकी नजरें बदल गईं। वे मुझे एक अलग नजर से देखने लगे और बोले, दिया, तुम तो सच में कुसुम से भी ज्यादा सुंदर हो। अचानक जीजू के बोलने में बहुत मिठास आ गई थी। तभी दीदी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई और जीजू तुरंत वहां चले गए। सुबह जब जीजू मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा, दिया, तुम्हारा पैर ठीक है ना? अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने जो 4 दिन की छुट्टी ली थी, वो सिर्फ मेरे साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए थी। उन 4 दिनों में हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। जीजू और मेरा रिश्ता अब उस खेल की तरह बन गया था। दिन में वे मेरे जीजू थे, लेकिन रात में वे मेरे कारभार बन जाते थे। वे मुझसे दिल खोलकर बातें करते थे, जैसे कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। दीदी की मानसिक स्थिति अब इतनी ठीक नहीं थी कि वे भी जीजू के साथ ऐसा कर सकें, इसलिए जीजू ने मुझे अनजाने में ही सही, लेकिन पत्नी का दर्जा दे दिया था। 4 दिनों की छुट्टी खत्म होने पर जीजू 5वें दिन विदेश जा रहे थे। उसके बाद अगले 15 दिन मैं दीदी के साथ घर पर थी। जीजू जब विदेश से वापस आएंगे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। लेकिन एक दिन अचानक दीदी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। इस वजह से जीजू को विदेश से तुरंत लौटना मुश्किल हो रहा था। वे बार बार कोशिश कर रहे थे। जब जीजू भारत लौटे तब उन्हें दीदी से आखिरी बार मिलने का मौका मिला, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और वे अंतिम सांस ले रही थीं। दीदी की मौत के बाद मैं ही जीजू की देखभाल करने वाली थी, क्योंकि उनके पास रिश्तेदार कोई नहीं था। मेरी माँ मुझे घर ले जाने लगी, लेकिन जीजू ने माँ को मनाकर कहा कि उन्हें मुझे कुछ दिन की जरूरत है। जीजू का भोला भाला व्यवहार सबने देखा था, इसलिए माँ ने उनके ऊपर भरोसा करके मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दी। अब मैं दीदी के घर जीजू के साथ अकेली थी। जीजू अब न तो अपने काम पर जा रहे थे और न ही कुछ और कर रहे थे। वे बस दीदी की यादों में खोए रहते थे। जीजू को होश में लाने का एक ही तरीका था, और वो था उनके करीब जाना। धीरे धीरे मैंने जीजू के करीब जाने की कोशिश शुरू की। मुझे लगा कि जीजू सच में दीदी की यादों में हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा करीब गई तो मुझे एक अलग एहसास होने लगा। कभी कभी मैं खुद ही जीजू के पास जाने का इंतजार कर रही थी। एक बार मैं दीदी के ड्रेस में बहुत सुंदर सजी, और जैसे ही जीजू ने मुझे देखा, उन्होंने अचानक मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझे कितनी बार अपने गले में बांध कर रखा। जब वे मुझसे थोड़ी दूर हुए तो उन्होंने कहा, तुम तो दिया हो, मुझे लगा तुम कुसुम हो। कई बार वे मेरे पास आए, लेकिन अक्सर उन्होंने ये बहाना बना लिया था कि वे मुझे कुसुम समझ रहे हैं। कई बार जब मैं दीदी के बाथरूम में होती और मेरा तौलिए बाहर छूट जाता तो मैं उसे जीजू से मांगती, लेकिन वे तौलिए देने के बजाय बाथरूम के अंदर आ जाते। वे भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी वे मेरे चेहरे को देखते तुरंत मुझसे दूर हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जीजू सच में मुझ में कुसुम को देख रहे थे या वे जानबूझकर मेरे पास आने का बहाना कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे ये सब समझ में आने लगा। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं काफी अच्छी तरह तैयार हुई थी। मैंने जीजू को बताया कि आज मेरा जन्मदिन है।
उन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, लेकिन जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो एकदम कड़वे लग रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आईने के सामने बैठाया और उनका चेहरा ठीक करने लगी। जब उनका चेहरा पूरी तरह साफ हुआ तब वे पहले की तरह हीरो लगने लगे। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, जीजू, दीदी को गए 20 दिन हो गए हैं। अब तुम्हें अपने विचारों से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, दिया, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे हर चीज में कुसुम ही नजर आती है। उसे मेरी नजरों से हटाने का काम अब तुम्हारा है। तुम ही इसका उपाय कर सकती हो। जन्मदिन के इस मौके पर मैंने खुद को एक गिफ्ट देने का सोचा, और वो गिफ्ट था जीजू को अपने करीब लाने का। सच में जीजू भी मेरे करीब आना चाहते थे, लेकिन वे सब कुछ मुझसे करवाने में लगे थे। मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम दीदी को मत भूलना, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम इसे मेरे साथ अच्छे से सेलिब्रेट करोगे? वह हंसते हुए बोले और फिर से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शाम को मैंने जीजू के साथ अपना जन्मदिन का केक काटा। जब मैं केक काट रही थी, उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर केक काटा। सेलिब्रेशन के बाद मैं दीदी की शादी की साड़ी पहनकर आई, जैसे कि जीजू ने मुझसे कहा था। मुझे साड़ी में देखकर जीजू का भान थोड़ा खो गया। वे धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे और कुछ ही पलों में वे मेरे बहुत करीब आ गए। फिर उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और फिर मुझे अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले गए। उस रात हमारे बीच की नजदीकी बहुत बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि जीजू मेरे पास ही थे। उन्होंने मुझे जोर से दिया कहकर बुलाया। मुझे लगा कि उन्हें कभी मुझ में कुसुम नजर नहीं आई। जब मैंने बेड से उठकर बैठी तो कमरे की हालत देखकर मैं हैरान रह गई। यह मेरी ही कमरा था, लेकिन वह पूरी तरह अस्त व्यस्त था। मैंने जीजू से पूछा, यह कमरा इतना बेतरतीब कैसे हुआ? उन्होंने कहा, दिया, क्या तुम एक रात में सब कुछ भूल गई? रात को हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और इसी कारण ये कमरा इस हालत में आया है। मेरे लिए उनकी बातें विश्वास करना मुश्किल था। मैंने हंसते हुए कहा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? लेकिन जीजू अचानक मुझ पर भड़क गए और बोले, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो और तुमने ये सब बहुत अच्छी तरह कर लिया है। ये कमरा मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि रात भर मैं इस कमरे में तुम्हारे छुपाए हुए सबूत खोज रहा था। तुमने मेरी कुसुम को खाने में कुछ जहर दिया है, क्योंकि तुम्हें उसकी जगह लेनी थी। मुझे तुम्हारे इरादे समझ आ गए थे, लेकिन मेरी कुसुम को शायद तुम्हारा यह चेहरा नजर नहीं आया। इतने दिनों से मैं चुप था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आए। जीजू की बातें सुनकर मैंने कहा, मुझे पता है, रात भर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे कमरे में क्या खोज रहे थे। मुझे जानना था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि अब तक सच क्या है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आज सच बताने का समय आ गया है। मैंने जीजू के सामने दीदी की रिकॉर्डिंग शुरू की। वो रिकॉर्डिंग उसी दिन की थी जब मैंने दीदी के घर आकर 2-3 दिन बिताए थे। दीदी तब से मुझे लगातार जीजू के पास भेज रही थी और मुझे ये सब समझ में आ गया था। दीदी की कमरे में रहते हुए मैंने उसका पूरा नाटक समझ लिया था। दीदी ने मुझे सब कुछ सच्चाई बताई थी। दीदी को कैंसर था और इसलिए उसके पास बहुत कम वक्त था। उसने जीजू को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया था ताकि मेरा और उसके पति का रिश्ता मजबूत हो सके। दीदी चाहती थी कि जीजू मेरे प्यार में पड़ें और इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो चाहती थी कि उन पर देखभाल करने वाला कोई हो। मेरी दीदी मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, बल्कि वो सब नाटक कर रही थी ताकि जीजू उनसे थोड़ी दूरी बना सकें। जीजू को दीदी से बहुत प्यार था, इसलिए दीदी ने कैंसर के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब जीजू ने सच्चाई सुनी, उनके आंखों में आंसू थे और वो बोले, मेरी पत्नी सच में बहुत पुण्यवान थी, उसका पुण्य वो हम में छोड़ गई। जीजू ने मुझसे कहा, दिया, तुमने मुझे सच नहीं बताया और अपनी दीदी के आदेश का पालन किया, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझा। मैंने कहा, जीजू, आपको अपना प्यार किसी और के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपका प्यार केवल दीदी के लिए था। इस पर जीजू ने कहा, तुम्हारे साथ शादी करके मैं अपने प्यार को हमेशा के लिए अमर रखूंगा। तुम हमारे प्यार को बढ़ाओगी, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे परिवार ने जीजू के साथ मेरा विवाह तय कर दिया।
अब जीजू मेरे जिम्मेदार बने थे। उनका प्यार सच में सच्चा था और वो मुझे बहुत समझते थे। मेरी बहन ने जाते जाते अपनी छोटी बहन का परिवार बसा दिया और अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। परिवार का महत्व बहुत बड़ा होता है। परिवार ही वो ढाल होता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए अपने परिवार की देखभाल करें और उनके साथ जुड़े रहें। ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम दीपू। दोस्तों, मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान औरत थी। वह मुझसे बस 4-5 साल ही बड़ी थी। माँ बाप के मौत के बाद ही मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ इतना प्यार क्यों करती है। यह राज तब खुला जब एक रात चाचू घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई। कहने लगे कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है। एक ही बिस्तर में चाची के साथ सोना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज डाल रहा है। आंख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। दोस्तों, आपको बता दें, मेरे माँ बाप के मौत के बाद चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 4 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का सुनी मोरल स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर लिए हों तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं देखने में बहुत स्मार्ट था और मैं रेडी होकर उस दिन मार्केट भी गया था। तो चाची को मैं बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इसलिए मुझे गले लगाया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी कमर को सहलाना शुरू किया, तो मैं महसूस कर रहा था कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त चाचा घर पर नहीं थे। वह अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज का रूटीन हो गया था कि चाचू के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफी हद तक बदलाव कर लिया था। वह ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नजरें झुकने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची मोटी औरत थी। मोटापा उन पर बहुत जचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नजर आता था। उस रात चाचू ने फोन किया कि आज रात वह घर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे शहर से 400 किलोमीटर वह दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचू आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जब चाची ने सुबह तक मेरे माँ बाप की मौत कुछ वर्ष पहले हुई थी, उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचू थे, या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 17 साल थी और मेरी चाची की उम्र भी बहुत बड़ी नहीं थी। वह सिर्फ मुझसे 5 साल ही बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी। चाचा की शादी होते ही दादा दादी की मौत हो गई। मेरी कोई फूफू नहीं थी। मेरा बाप और मेरे चाचू 2 ही भाई थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी न थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं तो खुद भी मैट्रिक क्लास पास हो गया था। चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सके। खाली 4 दीवार का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का यह कहना था कि मेरे चाचू भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसे इसकी खाला के हवाले कर दो। हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा। चाचा की यह बात सुनकर मेरी चाची ने चाचू से कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता।
लेकिन मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वह इसकी देखभाल करें। ये सुना था कि मुझे अपनी बसी पर और ज्यादा रोना आ गया। मेरी जिंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचू के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुद के लिए ये जुल्म ना करें। वह पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचू कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार मुनासिब है। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। मैं भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम यह घर किराए पर तो चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाई साहब की जो दुकान है उसे भी किराए पर दे देंगे, और जो कुछ किराया आएगा इसे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा और वह आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। ये बात सुनकर चाचू खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नाकवारी के तासुर अभी भी वैसे की वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरे का था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचू ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर दे दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे, स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। लेकिन मैं बहुत ही चुप चुप सा रहने लगा था। ना ही मेरी पढ़ाई में दिल लगता था और न किसी और चीज में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कम में चाची आई और मुझे यूं रोता हुआ देखकर अपने साथ लगा लिया और तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। ये कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफर कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज हो रही थीं। मैं फौरन से उनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे से नजरें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा जख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूं। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज पता नहीं क्यों बहुत अजीबो गरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा ली। मैंने कहा, नहीं मैं खुद लगा लूंगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची घर के सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची मैं ठीक हूं, जो कुछ हो चुका है मैं इस बात को भूल चुका हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, प्लीज आप कमरे से बाहर निकल जाए। मेरे बिगड़े हुए रवैये को देखकर वह फौरन कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने नहीं, मैं सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचू की हैसियत देखकर ही खाना बनाए, जो पके मैं खा लूंगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाज हो गया था कि मेरे बाप माँ जिंदा नहीं है और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचू घर आए, बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। क्या जरूरत है ये सब बनाने की। मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचू की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटाकर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचू करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचू से कहने लगी कि यह मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया समीर के घर और दुकान से आता है, उन पैसों से बनाई है। ये कहना था कि मेरे चाचू भड़कने लगे। अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर यह भतीजे के पैसों की बनी है, तो फिर मैं क्यों खाऊं। ये कहकर वह फौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगी,
आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? मैंने कब आपसे कहा है कि आप खाना नहीं खा सकते? आपने पैसों का बोला था। मैंने बता दिया। लेकिन चाचू वहां नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेताब हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनका तो रोज का तमाशा है, तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। यह कहकर चाचा ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। ना दिल करते हुए भी मैंने वह खा लिया। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। यह कहकर वह मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वह यह थी कि वह एक निवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुस्कुराते हुए टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नजरों से अजीब से उलझन हो रही थी। हालांकि वह मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैये को देखकर भड़कने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप का नक्शा हो, और यह भी कहने लगे कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है। मेरी उम्र 17 साल की बजाय 25 साल की लगती है। अपनी खानदान में सबसे ज्यादा कदकाठ और खूबसूरत भी मैं ही था। मेरी चाची देखने में खूबसूरत थी, लेकिन चाचू आम शक्ल और सूरत के मालिक थे। चाचू बहुत तेज थे और चाची की कोई औलाद भी न थी। चाचा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कशीद का माहौल रहता था। चाचू जब भी घर आते तो बात बात पर चाचा से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया तो मैं अपने बाल पहुंच रहा था। इस वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा, चाची, जो आप रोज बनाती है वही ठीक है। ये कहकर मैंने अपना सर तौलिया से पहुंचना शुरू कर दिया। मेरे बाल अब भी गिले थे कि तो मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंगाल करने लगा, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी। वह कहने लगी, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया पकड़ा और मेरा सर साफ करने लगी। मुझे यह बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करें। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम कमरे का दरवाजा खुला और सामने चाचू खड़े थे। ये सब देखकर तो उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। चाचू चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। यह कहकर वह चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं सर खुद भी साफ कर सकता हूँ, आप जाकर चाचू को नाश्ता दे। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किया ही जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचू चाची के साथ लड़ रहे थे। वह कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो, कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वह जवान जहां लड़का है और तुम मुंह उठाकर उसके कमरे में जाती हो और उसके वह काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे भी नहीं किए। इसके बाद चाचू ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तो मैं सोच बुझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचू झूठ बोल रहे हैं। जो वह सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वह गुस्से में यह सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन क्लास में गायब, दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर यह फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे पैरों की नीचे की जमीन ही निकाल दी। रात को रोज रात चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, यह खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज ही वह बादाम खाकर दूध पी लेता और इसके बाद बड़ी गहरी नींद सो जाता। सुबह सवेरे तरोताजा होने के बजाय मैं और भी ज्यादा खुद को अंदर से बोझ महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि यह मत समझो कि तुम्हारे चाचू के पैसों का है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा,
लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो शाबाश पियो। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती। मजबूरन ही मुझे वह दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जगाकर पढ़ूं। चाची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरे आंखें तो यूं थीं जैसे मेरे काबू में ना थीं। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में जा चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीबो गरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद इस कैफियत को लफ्ज नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद में मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज मुझे आ रही है। दबी दबी थी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की। मुझे समझ न आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें खुलने से कांसी थीं। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझ था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब नहीं थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत में डाल दिया वह यह थी कि बेड की चादर एक तरफ से उलझी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में समेटा हो। मेरा सिर अभी भी नींद से भारी था, लेकिन यह दृश्य मुझे पूरी तरह से जगा चुका था। मैंने वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से चेहरा धोया और वापस कमरे में आया तो देखा बेड के किनारे पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह एक लड़की का टॉप्स था, लेकिन मेरे कमरे में यह कैसे आया? मैंने टॉप्स को उठाया और उलझन में डूबा हुआ उसे देखता रहा। तभी दरवाजा खुला और चाची तेज कदमों से कमरे में आ गईं। मैंने तुरंत टॉप्स को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। जी चाची, कहिए, मैंने सहजता से पूछा, जबकि मेरे भीतर हलचल मची थी। चाची थोड़ी परेशान दिख रही थीं। उनके गीले बालों से लग रहा था कि वह अभी नहाकर आई हैं। वह बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन चाची जिद पर अड़ी रहीं। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे, मैं कर देती हूं। उनकी इस चिंता पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने धीमे से कहा, चाची, रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। किताबें इधर उधर बिखरी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। वह ठंडी आवाज में बोली, हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। तुम गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी। मैंने और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल दौड़ने लगे। मैं सोच रहा था कि चाची के कान की तरफ क्यों देख रहा हूं, और तभी मेरी नजर उनके कानों पर गई। उनके एक कान में टॉप्स था, जबकि दूसरे कान में नहीं। मैंने साहस जुटाकर पूछा, चाची, आपका टॉप्स कहाँ है? चाची ने तुरंत अपने कान को छुआ और थोड़ी घबराहट में बोली, पता नहीं, शायद कहीं गिर गया होगा। घर में कोई काम वाली भी तो नहीं आती, तो चोरी का तो सवाल ही नहीं। मैंने अपनी हथेली उनकी ओर बढ़ाई, जिसमें उनका टॉप्स रखा हुआ था। वह चुप हो गईं। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखी। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी हथेली से टॉप्स लिया, लेकिन उनकी आंखें मुझसे नजरें चुराने लगीं। उस पल कुछ ऐसा था जिसे मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। एक रहस्यमयी खामोशी जो हमारे बीच पसर गई थी। चाची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ये भी नहीं कि टॉप्स मेरे पास कहां से आया या मैंने उसे कहां पाया। वह चुपचाप टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गईं, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था, ये सब क्या था? इस घटना के बाद मैंने चाची से और भी ज्यादा दूरी बनानी शुरू कर दी। उनके साथ हर मुलाकात अब अजीब महसूस होती थी। कुछ ही हफ्ते बीते होंगे कि चाची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें जो भी खाती पीती हजम नहीं हो रहा था। पूरे दिन वह बिस्तर पर पड़ी रहती और चाचू भी इस वजह से परेशान रहने लगे थे। चाचू अक्सर कहते, तुम्हें पता है ना, जब तुम बीमार होती हो तो मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन चाची हर बार मना कर देती, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर के टोटकों से ही ठीक हो जाऊंगी। 3 दिन बीत गए, लेकिन उनकी हालत और खराब होती गई। मैंने भी कहा, चाची, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं, लेकिन वह अड़ गईं कि उन्हें कहीं नहीं जाना। जब और कोई रास्ता नहीं बचा
तो चाचू ने उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जब वह डॉक्टर के पास से लौटे तो चाचू का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने सहन में ही चाची पर बरसना शुरू कर दिया। मुझे सच बता, तूने यह गुनाह कब किया? तू कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाचू इतना गुस्से में क्यों थे। चाची, जो पहले ही अपनी बीमारी से कमजोर हो चुकी थीं, अब और भी बेजान सी दिखने लगीं। मैंने कहा, चाचू, आपको नजर नहीं आ रहा कि चाची की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे डांट रहे हैं? मेरी बात सुनते ही चाचू ने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मेरा सिर झंझना गया। फिर वह चीखते हुए बोले, सारे फसाद की जड़ तू है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी चाची के साथ ऐसा करने में? ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मैंने घबराकर कहा, आप क्या कह रहे हैं? चाचू ने तमतमाते हुए कहा, ये पंगेट है, तू अपनी चाची के साथ। उनके शब्द सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने चुपचाप एक कदम पीछे लिया। मेरे कानों में गूंज रही थी वह आवाज जो सब कुछ तहस नहस कर चुकी थी। आपकी बीवी है चाचू, मैंने कांपते हुए कहा। अगर वह उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। सालों से आप दोनों बेऔलाद थे और अब अगर भगवान ने आपको इस नेमत से नवाजा है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। मगर आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, और वह भी मुझ पर। होश में हैं आप? ये मेरी चाची हैं। मैं ऐसा कोई गुनाह कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने हमेशा मेरे लिए माँ का दर्जा रखा है। मेरी बात सुनते ही चाचू का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए कहा, मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और ये औरत सिर्फ तुम्हारी चाची है, तुम्हारी माँ नहीं। मेरे सामने मासूम मत बनो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। इस औरत को अब मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया हो। चाचू ने जो शब्द बोले उनकी गूंज मेरे कानों में रह गई थी। ये वही शब्द थे जो मैंने बचपन में सुने थे जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। तब भी चाचू ने चाची पर यही इल्जाम लगाया था, लेकिन तब मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचकर कि वह गुस्से में कह रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं अभी उन पुरानी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि चाचू ने अचानक से चाची को तलाक देने का ऐलान कर दिया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, निकलो यहाँ से तुम दोनों। चाचू ने मुझे और चाची को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। चाची रोए जा रही थीं और मैं पूरी तरह से स्तब्ध था। वह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं या कोई सवाल करूं, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला किया। मैंने अपने घर के किराएदारों को 2 दिन का वक्त दिया कि वह घर खाली कर दें। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो मैं चाची के साथ कमरे में बैठा, पर समझ नहीं पा रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। लंबे समय तक खामोशी छाई रही। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आपने ये सब क्यों किया? शायद आप मुझे नशे का दूध पिलाकर गुनाह करती थीं। मैं मानता हूं कि आप मेरी मां नहीं हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको उसी दर्जे पर रखा था। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वह मुझे बस अजीब सी नजरों से देख रही थीं, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। किराएदार जा चुके थे और अब इस खाली घर में सिर्फ मैं और चाची रह गए थे। मैंने चाची से कहा, इस गुनाह को अपने वजूद से मिटा दो, क्योंकि मैं अब किसी भी रिश्ते को नहीं जानता और न ही मानता हूं। उस वक्त चाची ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। 9 महीने यूं ही बीत गए और मैं खुद को इन उलझनों से निकालने की कोशिश करता रहा। फिर जब उनके घर बेटी पैदा हुई तो उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजे ने साबित किया कि बच्ची चाचू की ही थी। उसी दिन चाची ने मुझसे सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा, मेरा पति बांझ था, लेकिन उसका इलाज संभव था। बावजूद इसके वह इलाज नहीं करवा रहा था। फिर मैंने चोरी छिपे उसे हकीम की दवा देनी शुरू की। वह दवा उसे बेकाबू कर देती थी और इसीलिए मैं तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर न निकलो। ये बच्चा मेरे पति का ही है, वह बोली। अगर मैंने पहले उसे यकीन दिलाने की कोशिश की होती तो वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। इसीलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि बच्ची उसकी है और उसे डीएनए टेस्ट करवा लेने को कहा। अगर यह उसका बच्चा नहीं होता
तो वह मुझे तलाक दे देता, और अगर यह उसकी औलाद निकली तो वह मुझे अपना लेगा। चाची की बातों ने मुझे उस दिन की याद दिला दी जब चाचू ने गुस्से में कहा था कि वह तभी तलाक देंगे अगर औलाद उनकी न हो। अब जब साबित हो चुका था कि बच्ची उनकी ही है, तलाक का सवाल ही नहीं उठता था। चाचू वापस चाची को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ, अपने बाप की दुकान भी संभाल लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी और आजमाइश में पड़े। चाची ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है। उस दिन जो टॉप्स गिरा था वह शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा। अब सब गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। उनकी बातों में सच्चाई और दुहक का मेल था, लेकिन मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर में ही रहूंगा। चाची की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद यही सही था। जो भी हो, अब मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया था। इसके बाद मैंने चाची से और कुछ नहीं पूछा। सब कुछ जैसे अपने आप में सुलझ गया था, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे चाचा और चाची के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे जो मुझे बार बार परेशान करते थे। क्या चाची सच में मुझे अपना बेटा मानती थी? क्या चाचू के साथ उनका रिश्ता अब वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? चाची ने अब खुद को संभाल लिया था और चाचू भी उन्हें वापस घर ले आए थे। घर में थोड़ी सी शांति वापस आई, लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मैं खुद को उनके रिश्ते से पूरी तरह से अलग कर चुका था, लेकिन फिर भी उनके बीच की खामोशी ने मुझे परेशान कर दिया। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो अचानक चाचू मेरे पास आए। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक नजदीकी दर्द था। उन्होंने मुझे घेरते हुए कहा, तू जानता है बेटा, तुम्हारी चाची ने सब कुछ किया था मेरी खुशी के लिए। वह सच में मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हम दोनों अलग रास्तों पर चलने लगे हैं। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, चाचू, मैं समझता हूँ, हर रिश्ता कभी न कभी अपनी दुविधाओं से गुजरता है, लेकिन यह जो सब कुछ हुआ वह बहुत बुरा था। ये सब सिर्फ हमारी गलतफहमियों की वजह से था। चाचू ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच तो ये है कि मैं भी अपने अंदर की सच्चाई को समझ नहीं पाया था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि कोई मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जो कुछ हो रहा था वह तो मेरे ही अज्ञान की वजह से था। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उनका गुस्सा और नाराजगी अब ठंडा हो चुका था। शायद उन्होंने भी अब समझ लिया था कि जिन रिश्तों को वह तोड़ना चाहते थे वे रिश्ते कभी पूरी तरह से नहीं टूट सकते थे। मैंने चाचू से कहा, चाचू, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने गुस्से और घृणा को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। चाचू ने सिर झुकाया और फिर उठते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा। अब मैं और तुम्हारी चाची फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। मेरे मन में एक हल्का सा सुकून आया। अब मुझे लग रहा था कि रिश्ते फिर से बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें समय और समझ की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद चाचू और चाची के रिश्ते में सुधार आया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने पुराने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। मैंने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि वे अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकें। मैं जानता था कि अब मुझे खुद की जिंदगी जीने का वक्त आ चुका था। कहानी का यह हिस्सा शायद कुछ अधूरा सा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि यही सही था। मैं अब समझ चुका था कि कभी कभी हमें अपने रिश्तों को छोड़कर खुद की राह पर चलना पड़ता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई थी और इस सच को मैंने अपनी जिंदगी में उतारा। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।